नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसेट टीवी। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में होंगी देश और दुनिया की हर अहम खबर, राज्यों की सुर्खियों और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। स्वास्थ्य क्षेत्र में मिशन मोड में काम कर रही है सरकार। प्रधानमंत्री ने मोहाली में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र और फरीदाबाद में अमृता अस्पताल राष्ट्र को किया समर्पित। कहा, एक दूसरे से जुड़े हैं स्वास्थ्य देखभाल और आध्यात्म। बिहार में नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार ने जीता विश्वास मत। बीजेपी ने किया वोटिंग का बहिष्कार। स्पीकर के इस्तीफे के बाद डिप्टी स्पीकर ने कराया फ्लोर टेस्ट। दिल्ली, गुरुग्राम, पटना, कटिहार और मधुबनी समेत 25 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में कार्रवाई। निशाने पर आरजेडी के कई बड़े नेता। ताशकंद में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए राजनाथ सिंह। सभी से आतंकवाद को खत्म करने का आह्वान। यूक्रेन की स्थिति पर जताई चिंता। मामले को बातचीत से सुलझाने पर जोर। और अमेरिका ने की यूक्रेन को $3 अरब की नई सैन्य सहायता देने की घोषणा। नई खेप से कीव को मिलेगी मदद। रूस की दारिया दुगिना के हथियारों को नहीं बख्शने की चेतावनी। और अब एक नजर उन खबरों पर जो दिन भर सुर्खियों में रही। केंद्र सरकार ने हाथ, पैर और मुंह की बीमारी HFMD के लिए राज्यों को परामर्श जारी किया है। इसे टमाटो फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने IIFT से जरूरतमंद और प्रतिभाशाली छात्रों को संस्थान में पढ़ाई में मदद करने के लिए छात्रवृत्ति शुरू करने के लिए कहा है। कांग्रेस की शीर्ष नीति निर्धारक इकाई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक रविवार को बुलाई गई है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष के चुनाव से संबंधित कार्यक्रम को मंजूरी दी जाएगी। श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में वाराणसी कोर्ट ने 12 सितंबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 10,649 नए मामले सामने आए हैं। इलाज करा रहे मामलों की संख्या कम होकर 96,442 हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ब्राजील केवल भागीदार नहीं है, बल्कि पारस्परिक विकास और प्रगति के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा कर सकते हैं। उन्होंने ब्राजील यात्रा के दौरान कारोबारियों से बातचीत की। नकदी संकट से जूझ रहे श्रीलंका ने विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए चॉकलेट, परफ्यूम और शैम्पू जैसी 300 उपभोक्ता वस्तुओं के आयात पर रोक लगा दी है। थाईलैंड के संवैधानिक न्यायालय ने आदेश दिया है कि जब तक वो इसका निर्णय नहीं कर लेता कि थाईलैंड के प्रधानमंत्री पद पर बने रहने की कानूनी सीमा पार कर चुके हैं या नहीं, तब तक के लिए उन्हें अपने सक्रिय दायित्व स्थगित रखने होंगे। अमेरिकी सेना ने पूर्वी सीरिया में कई क्षेत्रों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए हैं। सीरिया की सरकारी मीडिया हमलों की तत्काल कोई पुष्टि नहीं की है। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने देश के बाढ़ प्रभावित हिस्सों में राहत और पुनर्वास कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगने का फैसला किया है। बाढ़ से हजारों लोगों को बेघर होना पड़ा है। और अब खबरों पर विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरीदाबाद में आज 2,600 बिस्तरों वाले अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया। इस अस्पताल की अनुमानित लागत 6,000 करोड़ रुपए है, जो 133 एकड़ क्षेत्र में बना है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार पूरी निष्ठा और ईमानदारी से देश के स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र का कायाकल्प करने का मिशन मोड में प्रयास कर रही है। इसके लिए सामाजिक संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करके प्रभावी सार्वजनिक और निजी भागीदारी की जा रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अमृता अस्पताल देश के दूसरे सभी संस्थानों के लिए भी एक आदर्श बनेगा। यही बदलाव आज देश के हेल्थ केयर सिस्टम में भी दिखाई दे रहा है। अब हम अपने पारंपरिक ज्ञान और अनुभव पर भी भरोसा कर रहे हैं
उनका लाभ विश्व तक पहुंचा रहे हैं। हमारा आयुर्वेद, हमारा योग आज एक विश्वसनीय चिकित्सा पद्धति बन चुका है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार ने आज विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। बीजेपी के बहिर्गमन के बीच महागठबंधन ने ध्वनि मत से विश्वास प्रस्ताव पारित किया। यह विश्वास मत सदन में पहले ध्वनि मत से फिर वोटिंग की प्रक्रिया से पास हुआ। विश्वास मत प्रस्ताव के पक्ष में 160 वोट पड़े। बीजेपी के वॉकआउट के कारण विश्वास मत के विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। विश्वास मत प्रस्ताव पर बोलते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी ने मुख्यमंत्री के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के ताजा यू टर्न का उद्देश्य विपक्षी खेमे की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना है। तो इसीलिए तब हम लोग काम करेंगे, हम मिल करके सब लोगों को हम कह रहे हैं पूरे देश में कि जरा मिल करके एकजुट होकर के काम करिए, तो फिर सही मौके पर आइएगा। एक बार अगर किन्हीं को मौका मिला, काम नहीं मिला, अब तरह तरह का नाम दे रहे हैं। इस बीच विजय कुमार सिन्हा को बीजेपी विधानमंडल दल के नेता के रूप में चुन लिया गया है और सम्राट चौधरी पार्टी के विधान परिषद में बीजेपी के विधान परिषद दल के नेता चुने गए हैं। बिहार विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन पत्र कल दाखिल किया जाएगा। शुक्रवार को अध्यक्ष का चुनाव होगा। विधानसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी के विजय कुमार सिन्हा के इस्तीफे के बाद रिक्त हुआ है। इससे पहले बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सत्तारूढ़ महागठबंधन की तरफ से उनके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर नाराजगी जताने के बाद सदन में इस्तीफा देने की घोषणा की। महागठबंधन सरकार के शक्ति परीक्षण के लिए बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र के शुरू होते ही उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर अपना जवाब देने के बाद इस्तीफे की घोषणा की। परंपरा है, नियम है, रहेगा। सदन की कार्यवाही स्थगित करने के पूर्व अपने पद से बहुमत का सम्मान करते हुए इस्तीफा देता हूं। इस बीच कल होने वाले चुनाव के लिए जेडीयू के वरिष्ठ नेता देवेश चंद्र ठाकुर ने बिहार विधान परिषद के सभापति पद के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की उपस्थिति में नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और महागठबंधन के कई अन्य नेता भी मौजूद थे। सीबीआई ने बिहार में आरजेडी के कई नेताओं के परिसरों पर छापेमारी की। केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में लालू प्रसाद के कार्यकाल के दौरान हुए भूखंड के बदले नौकरी संबंधी कथित घोटाले को लेकर यह छापेमारी की गई है। नौकरी घोटाला मामले में यह छापेमारी दिल्ली, गुरुग्राम, पटना, कटिहार और मधुबनी समेत 25 अलग अलग जगहों पर की गई। विधान परिषद सदस्य सुनील सिंह, राज्यसभा सांसद अशफाक करीम और फयाज अहमद और विधान परिषद के पूर्व सदस्य सुबोध राय समेत आरजेडी के कई नेताओं के परिसरों में छापेमारी की गई। सीबीआई ने 2008-2009 में मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर के रेलवे जोन में नौकरी पाने वाले 12 लोगों के अलावा आरजेडी सुप्रीमो, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनकी बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव को इस मामले में नामजद किया है। केंद्रीय एजेंसी ने 23 सितंबर 2021 को जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने संबंधी घोटाले को लेकर प्राथमिकी दर्ज की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गरीब से गरीब व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार एक साथ 6 मोर्चों पर काम कर रही है और रिकॉर्ड निवेश कर रही है। प्रधानमंत्री मोहाली के मुल्लापुरा में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र राष्ट्र को समर्पित करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी भी देश का स्वास्थ्य सिस्टम तभी मजबूत होता है जब वो हर तरह से समाधान दे, कदम दर कदम मरीजों का साथ दे, और इसलिए पिछले 8 साल में देश में संपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल को सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रखा गया है। देश में मेडिकल कॉलेज और शोध संस्थान बनाने, चिकित्सकों और पैरामेडिकल कर्मियों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारा जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है। पहला मोर्चा है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को बढ़ावा देने का। दूसरा मोर्चा है गांव-गांव में छोटे और आधुनिक
अस्पताल खोलने का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में आतंकवाद, यूक्रेन और अफगानिस्तान समेत विभिन्न मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा। यूक्रेन और अफगानिस्तान से जुड़े मुद्दों का बातचीत के जरिए समाधान निकालने पर उन्होंने जोर दिया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में रक्षा मंत्रियों की बैठक में राजनाथ सिंह ने सदस्य देशों से आतंकवाद के खिलाफ एक साथ लड़ने और आतंकवाद के सभी रूपों को खत्म करने का आह्वान किया। उन्होंने यूक्रेन की ताजा स्थिति पर भारत की तरफ से चिंता जताई और कहा कि यूक्रेन की स्थिति को बातचीत से सुलझाना चाहिए। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत शांतिपूर्ण, सुरक्षित और स्थिर अफगानिस्तान का समर्थन करता है। भारत सभी पक्षों से अपील करता है कि वो अफगानिस्तान के अधिकारियों को बातचीत के जरिए से राष्ट्रीय सुलह हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करें और अफगानिस्तान में एक व्यापक आधारित, समावेशी और प्रतिनिधि राजनीतिक संरचना स्थापित की जाए। और अब खबरें बाढ़ और बारिश से जुड़ी हुई। सबसे पहले बात उत्तराखंड की, जहां टिहरी जिले में बादल फटने की आज एक और घटना हुई। इसके बाद चिरबतिया गांव में नीलचामी नदी में बाढ़ आ गई। राहत की बात यह है कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हालांकि मूलगढ़ 30 मार्ग पर कुल पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। नीलचामी नदी प्रचंड उफान के साथ बह रही है और तटवर्ती इलाके के लोगों को अपनी सुरक्षा का डर सता रहा है। इसके पहले 19 अगस्त को बादल फटने से सबसे ज्यादा मौत टिहरी जिले में ही हुई थी। वहीं राजस्थान की बूंदी जिले में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना की मदद ली जा रही है। इस बीच कोटा जिले में कुछ लोग अब भी फंसे हुए हैं, जबकि झालावाड़ जिले में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। राहत की खबर यह है कि मौसम विभाग ने राज्य में भारी बारिश के दौर पर फिलहाल विराम लगने की उम्मीद जताई है। करीब 2000 लोगों को प्रभावित इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। हालांकि राज्य के झालावाड़ में स्थिति नियंत्रण में है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ सेना के जवान राहत और बचाव के काम में लगातार जुटे हुए हैं। वहीं कोटा बैराज से 4.71 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। काली सिंध बांध के 4 गेट से सुबह करीब 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया और निचले इलाकों में अब पानी कम हो गया है। लगातार भारी बारिश, नदियों में जलस्तर बढ़ने और बांधों के गेट खोले जाने के कारण राज्य के कोटा संभाग के कई इलाके 2 दिन पानी में डूबे रहे। बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। राज्य के नर्मदापुरम, विदिशा और गुना जिले सबसे ज्यादा बाढ़ की चपेट में है। बेतवा और सहायक नदियों ने कई गांवों को डुबो दिया है। शहर के कई घर हैं जो डूबे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने बाद में विदिशा में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति का बोर्ड से जायजा भी लिया। शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा के कुरवाई में बाढ़ पीड़ितों से चर्चा भी की। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सभी व्यवस्थाएं सुचारू करके सामान्य जनजीवन को फिर से पटरी पर लाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जनता और पशुओं की जिंदगी को बचाना है। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में मूसलाधार बारिश से जनजीवन पर असर पड़ा है। कोलकाता समेत दक्षिण बंगाल के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में कहा है कि बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में चक्रवातीय क्षेत्र बनने से भारी बारिश होगी। आप देख रहे हैं आज की खबर। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार होंगी राज्य से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। न्यू इंडिया डिबेट में आज बात करेंगे भारत के दवा बाजार की स्थिति। रिसर्च, इनोवेशन, डिस्कवरी, डेवलपमेंट, ये 4 ऐसे पहिए हैं जो
भारत के फार्मास्यूटिकल्स को आगे बढ़ा रहे हैं। जब हम बात करते हैं फार्मा 4.0 तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा मॉनिटरिंग, डेटा एनालिटिक्स, उसके साथ साथ रोबोटिक्स की। बायो इंक्यूबेशन सेंटर्स बेसिकली एक फैसिलिटी है जो स्टार्टअप्स है उनका जो बिजनेस करने का पोटेंशियल है उसको ये गाइड करता है। आयुर्वेदा का सारे बेसिक हमारे पास है, सारे लिटरेचर अवेलेबल है, उसमें ऐसे भी बहुत सारे मोइटी का पता चल जाएगा ना जिसको दुनिया को पता है नहीं। सेल्फ मेडिकेशन जो है वो ऑनलाइन फार्मेसी से बढ़ सकता है। आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्य से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में विषय आधारित 4 सत्र होंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड में अवैध खनन की चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के लिए राज्य में कई स्थानों पर छापेमारी की। रांची में एक घर से छापेमारी में 2 AK-47 राइफल और 60 कारतूस बरामद किए गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का समर्थन कर रहे शिवसेना विधायकों और कुछ विपक्षी विधायकों ने मुंबई में विधान भवन की सीढ़ियों पर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिले में थुनाग क्षेत्र का दौरा किया और बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया और पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 97 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि परिवहन के क्षेत्र में दिल्ली को पूरी दुनिया का मॉडल बनाना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली में आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानायक अवध केसरी राणा बेनी माधव बख्श सिंह की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब में सुरक्षा प्राप्त कई लोगों की सुरक्षा हटाए जाने या उन्हें दिए गए सुरक्षा कवर की श्रेणी में बदलाव किए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान इन लोगों के जीवन पर खतरे का नए सिरे से आकलन करने का आदेश दिया है। सिविल कोर्ट हाजीपुर ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को गवाहों और सबूतों के आधार पर बरी कर दिया है। लालू प्रसाद यादव पर 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान जाति आधारित टिप्पणी करने और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगा था। सीबीआई के एक विशेष अदालत ने तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मंडल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई ने पशुओं की कथित तस्करी मामले की अपनी जांच के सिलसिले में 11 अगस्त को अनुब्रत मंडल को गिरफ्तार किया था। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने शुक्रवार 26 अगस्त को एक दिन का विधानसभा का सत्र बुलाया है। विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी पत्र में यह जानकारी दी गई है। कुछ और अहम खबरें। कनाडा के हैलिफैक्स में आयोजित 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन के इतर ओम बिरला ने ऑस्ट्रेलिया सीनेट के अध्यक्ष सू लायन से मुलाकात की। इस मौके पर ऑस्ट्रेलिया संसदीय प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहा। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र मजबूत बनाने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के विधायकों को नियमित रूप से आपस में बातचीत करनी चाहिए और दोनों देशों की सर्वोत्तम प्रथाओं और कार्य पद्धतियों का आदान प्रदान करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के बीच नियमित तौर पर स्पर्धा के आयोजन पर भी जोर दिया ताकि दोनों देशों के लोगों के बीच परस्पर संपर्क और मजबूत हो।
राष्ट्रपति ने कर्नाटक और झारखंड के 2 कानूनों को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके तहत आपराधिक मामलों में साक्ष्य की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की अनुमति होगी और अदालतों के लिए फरार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने, उनकी अनुपस्थिति में उन्हें दंड देने का मार्ग भी साफ हो जाएगा। आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता कर्नाटक संशोधन विधेयक 2021 के तहत आरोपियों और उसके वकीलों की उपस्थिति में ऑडियो और वीडियो के माध्यम से साक्ष्य दर्ज करने की अनुमति होगी। आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता झारखंड संशोधन विधेयक 2020 अदालतों को फरार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने और उनकी अनुपस्थिति में उन्हें दंड देने की अनुमति देता है। सेना ने जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के पास मारे गए 2 आतंकवादियों के शव बरामद कर लिए हैं। तलाशी अभियान के दौरान दोनों आतंकवादियों के शव बरामद हुए। सैनिकों ने सोमवार और मंगलवार की मध्य रात्रि नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा के इस तरफ घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। संदिग्ध आतंकवादियों के एक समूह ने अंधेरे का फायदा उठाकर सीमा पार से नौशेरा के लाम क्षेत्र के पुखरनी गांव में घुसने की कोशिश की थी। और अब कुछ बड़ी खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस और रूस के साथ जारी युद्ध के 6 महीने पूरे होने पर यूरोप के देशों ने यूक्रेन के लिए अटूट समर्थन का वादा किया है। नेताओं ने यूक्रेन के लोगों के बलिदान और साहस को सलाम किया और यूक्रेन को आगे हथियारों की आपूर्ति जारी रखने का संकल्प भी जताया। साथ ही हमले के लिए रूस की निंदा की। ब्रिटेन ने भी यूक्रेन के प्रति एकजुटता जाहिर की है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस गर्व का दिन है। वहीं अमेरिका ने यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस और रूस के साथ उसके संघर्ष को 6 महीने पूरे होने पर करीब $3 अरब की नई सैन्य सहायता देने की घोषणा की है। अमेरिकी अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि सैन्य सहायता की नई खेप से यूक्रेन को अपने रक्षा बलों के लिए हथियार, गोला बारूद और जरूरत के दूसरे सामान खरीदने में मदद मिलेगी। इस बीच रूस ने चेतावनी दी है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी की बेटी दारिया दुगिना की हत्या के मामले में वो यूक्रेन के प्रति कोई दया नहीं दिखाएगा। उधर यूक्रेन ने दुगिना के पिता अलेक्जेंडर दुगिन को निशाना बनाकर किए गए हमले की जिम्मेदारी अभी तक यूक्रेन ने नहीं ली है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि हमले की जांच जल्द पूरी कर ली जाएगी और परिणाम सामने आने के बाद ही कार पर बम हमला करने का आदेश देने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको लिए चलते हैं उत्तर पूर्वी मिस्र, जहां फलों के राजा आम को लेकर एक परेड का संचालन किया गया। आप देखिए ये रोचक तस्वीरें और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।